तो चलिए आज बात करते हैं भारत की उन हालिया जियोपॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज की जिन्होंने सही मायनों में पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम गहराई से उतरेंगे, देखेंगे कि ये जो भारत का दुनिया को अपनी तरफ करने का नया तरीका है ये आखिर है क्या। कैसे एक 60 साल पुरानी चट्टान जैसी मजबूत संधि अचानक एक बड़े ड्रामे में बदल गई और कैसे भारत के घरेलू मामलों पर भी पूरी दुनिया की अदालत लग जाती है। तो बस चाय कॉफी जो भी है लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये कहानी थोड़ी लंबी है, काफी मसालेदार है और हाँ, जानकारी से एकदम भरपूर। और ये लाइन भारत की कहानी भारत ही बताएगा। सच पूछे तो यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंट्रल थीम है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये भारत के बदली हुई फॉरेन पॉलिसी का निचोड़ है। मतलब वो जमाना गया जब भारत बस डिफेंसिव होकर जवाब देता था। अब भारत ने एक बहुत ही मुखर, एक असर्टिव रुख अपना लिया है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब भारत अपनी कहानी अपनी शर्तों पर और अपने शब्दों में सुनाएगा। कहानी का कंट्रोल अब किसी और के हाथ में नहीं होगा। तो आज हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, जल्दी से एक नजर डालते हैं। पहले भारत की नई ग्लोबल स्ट्रैटेजी को समझेंगे, फिर भारत पाकिस्तान के बीच हाल या तनाव की जड़ तक जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे दुनिया की नज़रें भारत के हर कदम पर हैं, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत अमेरिका और फ्रांस जैसी बड़ी ताकतों के साथ अपने रिश्ते कैसे संभाल रहा है। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। हुआ ये कि हाल ही में पाकिस्तान के साथ टेंशन के बाद भारत एकदम एवेंजर्स असेंबल वाले मोड में आ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक साथ सबको मिशन पर भेज दिया हो। भारत के सांसद, टॉप डिप्लोमैट्स, कल्चरल एम्बेसडर्स सबके सब दुनिया भर की राजधानियों के दौरे पर निकल पड़े अपना पक्ष रखने के लिए। सच में नज़ारा कुछ ऐसा ही था। ये भारत की एक बहुत ही अग्रेसिव डिप्लोमेटिक पहुंच है, जिसमें यह पक्का किया जा रहा है कि भारत की बात हर बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सुनी जाए और सीधे सुनी जाए, बिना किसी के फिल्टर के। ये एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है जो पहले इस लेवल पर नहीं देखी गई। पर सवाल ये है कि भारत ने अचानक ये आक्रामक रुख क्यों अपनाया? जवाब है नैरेटिव की लड़ाई, यानी अपनी कहानी पर कंट्रोल पाने की जंग। लेकिन देखिए, जहां एक्शन होता है वहां रिएक्शन तो होता ही है ना? भारत में विपक्ष ने कहा कि यह जरूरत से ज्यादा पीआर हो रहा है। कुछ ग्लोबल कमेंटेटर्स ने कहा कि भाई भारत जानबूझकर एक खास कहानी दुनिया को बेच रहा है। और पाकिस्तान, उन्होंने अपनी पुरानी आजमाई हुई रणनीति अपनाई। हर अंतर्राष्ट्रीय दरवाजा खटखटाओ और मुद्दे को ग्लोबल बनाओ। पर लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय दर्शक अब इस रोज रोज के ड्रामे से कुछ पक चुके हैं। आज की दुनिया में पॉलिटिक्स का मतलब ही है नैरेटिव। ये पूरा का पूरा धारणा यानी परसेप्शन का खेल है। जो देश अपनी बात दुनिया के सामने ज्यादा असरदार तरीके से रखता है, दुनिया की सहानुभूति उसी की तरफ झुक जाती है। भारत अब यह समझ चुका है कि इस खेल को अब बहुत गंभीरता से और बहुत ही आक्रामक तरीके से खेलना जरूरी है। चलिए अब आते हैं दूसरे खंड पर। ये सीधे सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच के हालिया तनाव पर है। यहाँ का रिलेशनशिप स्टेटस हमेशा की तरह इट्स कॉम्प्लिकेटेड ही है। जरा सोचिए, एक संधि जो 1960 में हुई, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच तीन युद्ध देखे और फिर भी टिकी रही। सिंधु जल संधि को दुनिया की सबसे कामयाब जल बंटवारे की संधियों में से एक माना जाता है, जिसकी गारंटी खुद वर्ल्ड बैंक ने दी थी। और फिर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इसी संधि को सस्पेंड करने का इशारा दे दिया। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव था जिसने पूरे रीजन में खतरे की घंटी बजा दी। अब इस पर जो बयानबाजी शुरू हुई वो भी सुनने लायक थे। भारत का कहना था कि लगातार आतंकी हमलों के बाद अब इस संधि पर दोबारा सोचने की जरूरत है। वहीं पाकिस्तान ने तो पूरी दुनिया में अलार्म बजा दिया कि यह सीधे सीधे संधि का उल्लंघन है। साथ ही पाकिस्तान ने यह भी आरोप लगाया कि भारत ने बिना बताए जलाशय से पानी छोड़ दिया, जिसे भारत ने पूरी तरह नकार दिया। तो मतलब दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश हो रही थी। और इस पूरे मामले में सबसे मजेदार किरदार था वर्ल्ड बैंक का, जो इस संधि का गारंटर था। उसने बहुत ही दिलचस्प तरीके से हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने साफ कह दिया, सॉरी, हम रेफरी नहीं हैं, हम सिर्फ दर्शक हैं। एक तरह से ये कहने का उनका तरीका था कि भाई तुम दोनों आपस में ही इसे सुलझाओ। इस बयान से पाकिस्तान को झटका लगा और भारत को अपना केस रखने की और ज्यादा गुंजाइश मिल गई। अब जब दो न्यूक्लियर ताकतों के बीच मामला इतना गर्मा गया तो दुनिया के बड़े बुजुर्ग यानी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका बीच बचाव करने आ गए। दोनों से कह रहे थे कि भाई संयम बरतो, शांति रखो। ठीक वैसे ही जैसे घर के बड़े दो भाइयों की लड़ाई में कूद पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बात ज्यादा बड़ी तो नुकसान सबका होगा। ये सिचुएशन बिल्कुल एक फैमिली ड्रामे जैसी थी। ईयू और अमेरिका वो सख्त माता पिता की तरह चुप हो जाओ दोनों वाला रवैया अपना रहे थे।
भारत बड़े भाई की तरह कह रहा था, ये हमारा आपसी मामला है, हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं, हम देख लेंगे। और पाकिस्तान छोटे भाई की तरह अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की गुहार लगा रहा था, जैसे कह रहा हो, मम्मी देखो ना ये क्या कर रहा है। अब आते हैं तीसरे खंड पर। यहां हम देखेंगे कि कैसे भारत के अंदर कुछ भी हो, पूरी दुनिया माइक्रोस्कोप लेकर बैठ जाती है। पर सवाल यह है कि दुनिया को भारत के मामलों में इतनी दिलचस्पी है क्यों? जवाब सीधा है, भारत का बढ़ता कद, इसकी विशाल इकोनॉमी और इसका ग्लोबल प्रभाव। जब आप बड़े खिलाड़ी बनते हैं तो दुनिया आपको और ज्यादा गौर से देखती है। पहलगाम हमले के बाद तो गजब का ग्लोबल तमाशा हुआ। तुर्की, चीन, मलेशिया जैसे देशों से जांच की मांग आई। चलिए, वो तो एक तरह से उम्मीद के मुताबिक था, लेकिन जब स्विट्जरलैंड, जो अपनी न्यूट्रलिटी के लिए जाना जाता है, उसने भी तीसरे पक्ष से जांच की मांग कर दी, तो ये थोड़ा अजीब था। मतलब स्विट्जरलैंड को बटर, चॉकलेट और घड़ियों पर फोकस करना चाहिए, जांच तो हम कर ही लेंगे। और भारत का जवाब एकदम सीधा, सपाट और दो टूक, जरूरत नहीं है, हमारी जमीन, हमारा मुद्दा, हम देख लेंगे। ये अपनी संप्रभुता का एक बहुत मजबूत बयान था। ये कुछ वैसा ही था जैसे कोई पड़ोसी आके आपके बच्चे का रिपोर्ट कार्ड चेक करने की बात करें और आप कहें, निकल पहली फुर्सत में। चलिए अब एक और मुद्दे पर आते हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा, वक्फ संशोधन अधिनियम। आसान भाषा में ये एक ऐसा कानून है जो मुस्लिम समुदाय की चैरिटेबल प्रॉपर्टीज पर सरकारी निगरानी को बढ़ाता है। अब विवाद इस बात पर है कि क्या ये निगरानी समुदाय की आज़ादी में दखल है या फिर ये पारदर्शिता और बेहतर मैनेजमेंट के लिए एक जरूरी कदम है। यहीं पर दो अलग अलग नजरिए आपस में टकराते हैं। तो जैसे ही ये कानून पास हुआ, एक पैटर्न शुरू हो गया। भारत के मुस्लिम संगठनों ने इसे अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन बताया। और फिर क्या था? दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स थिंक टैंक्स भी मैदान में कूद पड़े और इसकी समीक्षा की मांग करने लगे। और यहीं हम वापस नैरेटिव पॉलिटिक्स के खेल में आ जाते हैं। एक घरेलू कानून अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की बहस का मुद्दा बन जाता है और भारत को एक बार फिर दुनिया के सामने अपना पक्ष साबित करने के लिए उतरना पड़ता है। और जिस तेजी और प्रेडिक्टेबल तरीके से ये रिएक्शंस आते हैं, उसे देखकर कभी-कभी सच में ऐसा ही लगता है जैसे उन्होंने एक ऑटोमेटेड सिस्टम सेट कर रखा हो कि जैसे ही भारत से कोई नया कानून आए, एक कंसर्न स्टेटमेंट जारी कर दो, भले ही पूरी बात समझी हो या नहीं। चलिए अब अपने आखिरी खंड पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि भारत, फ्रांस और अमेरिका जैसी बड़ी ग्लोबल ताकतों के साथ अपने जटिल रिश्तों को कैसे नेविगेट कर रहा है। ये वो रिश्ते हैं जो कभी दोस्त तो कभी आलोचक की भूमिका में नजर आते हैं। एक तरफ देखिए, फ्रांस की एक एजेंसी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनाने में मदद कर रही है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इस पर भी विवाद खड़ा हो गया। कुछ भारतीय स्कॉलर्स का आरोप है कि इसके जरिए इतिहास को एक खास नजरिए से फिर से लिखा जा रहा है। वहीं फ्रांस के एक्सपर्ट्स का कहना है, अरे भाई, कहानी तो भारत की है, हम तो सिर्फ डेकोर और माहौल दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश है या सिर्फ एक बड़ा कल्चरल कोलैबोरेशन जिस पर बेवजह का विवाद हो रहा है। और फिर आता है डोनाल्ड ट्रंप का G7 वाला मोमेंट। उन्होंने तो G7 की भरी महफिल में भारत को एक तरह से रोस्ट ही कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन पर भारी टैरिफ लगने चाहिए। उनका लॉजिक क्या था कि भारत रूस के बहुत करीब है और इन टैरिफ से जो इकोनॉमिक प्रेशर बनेगा उससे रूस पर भी दबाव आएगा। ये एक ऐसा दांव था जिसने भारत को एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया था। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि दुनिया एक 24/7 रियलिटी शो की तरह बन गई है और भारत इसका नया मेन कैरेक्टर है जिसके हर मूव पर कैमरों की नज़र है। आज भारत एक ऐसी ग्लोबल पावर है जिसके हर एक्शन पर, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, दुनिया रिएक्ट करती है। कभी सपोर्ट मिलता है, कभी शॉक और कभी कभी तो बस मीम लायक कमेंट्स। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, भारत अब सिर्फ ग्लोबल न्यूज़ का साइड कैरेक्टर नहीं बल्कि ग्लोबल न्यूज़ की हेडलाइन बन चुका है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, विश्व मंच पर भारत की ये जो नई भूमिका है, क्या ये एक आत्मविश्वास से भरी मेन कैरेक्टर एनर्जी है या फिर भारत बस एक ऐसा देश है जो हमेशा किसी न किसी विवाद में घिरा रहता है? इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। इस पर सोचिएगा जरूर।